और अब 24 के चौसर में बात उस नए कैंपेन की करेंगे जिसने एक बार फिर भ्रष्टाचार की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप और चस्पा कर रहा है कि मोदी सरकार ईडीआई सीबीआई का डर दिखाकर नेताओं को अपने पाले में ला रही है। इस बीच 2024 में एक नया मुद्दा ट्रेंड करने लगा है और वो है वॉशिंग मशीन। जी हां, वॉशिंग मशीन का मुद्दा देखिए। ये वॉशिंग मशीन क्यों, आपको बता दें। आरोप लगाया गया है कि बीजेपी एनडीए में शामिल हो जाने के बाद उन तमाम नेताओं के सारे पाप वॉशिंग मशीन से धुल डालती है, कपड़े की तरह चमाचम कर जाते हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ मोदी सरकार में विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई या फिर पहले की सरकारें भी इसी परंपरा को साथ लेकर चलती रहीं? आज इसका पूरा एनालिसिस आपको आधे घंटे में हम दिखाने वाले हैं। आज देखिए और जानिए एनडीए और इंडिया की लड़ाई कैसे वॉशिंग मशीन पर आई और कौन सच्चा कौन झूठा। ये मेले हो गए घोटालों से। हाँ, और क्या मेला ही तो है। मशीन में जाओगे, धुलोगे, रह गया थोड़ा घोटाला रह गया, अच्छे से और साफ करो। साफ सुथरे होके अशोक चौहान बाहर निकले, क्लीन चिट। गठबंधन ने अपने 10 साल में लाखों करोड़ रुपए घोटाला व घोटाला। इंडिया अलायंस क्या है? ये दो ही चीजों का अलायंस है। एक तो भ्रष्टाचार बचाओ अलायंस है और दूसरा परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचाने में लगी। सीबीआई और ईडी का दबाव डाला गया और बाद में ये वॉशिंग मशीन में डाले गए। कहां जाओगे, मशीन में जाओगे या जेल में जाओगे? ये कैंपेन, ये वॉशिंग मशीन, ये हाई वोल्टेज ड्रामा। ये 24 की सियासत का सबसे बड़ा जन है। ये है ईडी, ये है सीबीआई और ये है भ्रष्टाचार मुक्त वॉशिंग मशीन। फ्री दवाई, हाँ फ्री दवाई दोगे जी? देंगे। इलाज फ्री करोगे, करेंगे। दिमाग हमारे साफ का खराब कर देते हो। आदमी अच्छा है, पार्टी खराब है। एक काम करते हैं, आप भी जाइए ना, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। कह रहे हैं वॉशिंग मशीन तोड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आज ईमानदार लोगों को पकड़ पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, बेईमानों को वो अपनी पार्टी में शामिल करके संरक्षण देते हैं और उनको ईडी और सीबीआई के केस में ये व्यवस्था बंद की जाएगी। जो असली बेईमान है, जिन्होंने असली में बेईमानी की है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। इस तरह से पॉलिटिकल तरीके से विक्टिमाइजेशन बंद किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आते आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन की रफ्तार बढ़ा दी। और क्या मेला ही तो है। सीएम के बयान हो या वॉशिंग मशीन कैंपेन, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी वार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। करो इसको, ठीक करो थोड़ा। मशीन में जाओगे, बोलोगे, मशीन में जाओगे या जेल में जाओगे? और उसी का सबसे नया डेमो है दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में वॉशिंग मशीन कैंपेन। इस वॉशिंग मशीन के काला जादू को जगह जगह प्रदर्शित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का जो असली सच है, काला चिट्ठा है, वो जनता के सामने रखेंगे। तो हमें भरोसा है, वैसे तो पूरा देश आज वॉशिंग मशीन के काले जादू को समझ रहा है। हालांकि आपका ये वॉशिंग मशीन का आइडिया नया नहीं, क्योंकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस और बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही देश को वॉशिंग मशीन वाला डेमो दिखा चुके। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह केजरीवाल की पार्टी ने ये कैंपेन शुरू किया, उसकी टाइमिंग बहुत लाजवाब है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंचता जा रहा है।
4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 3 चरण ही बाकी रह गए। 70% से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हमने जो वार किया है, उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने जो नया कैंपेन लॉन्च किया है, इस कैंपेन को पार्टी ने वॉशिंग मशीन का काला जादू नाम दिया है। इस कैंपेन के जरिए यह दिखाया गया है कि कैसे विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। मंच पर वॉशिंग मशीन और जेल को दिखाते हुए 2 बॉक्स बनाए गए थे। अशोक चव्हाण, हेमंत बिस्वा शर्मा और अजित पवार जैसे नेताओं को वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल होते दिखाया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को जेल जाते हुए दिखाया गया। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का कि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी वॉशिंग मशीन 2014 के बाद पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को पार्टी के साथ मिला के, उनका सहयोग लेके, उनको मंत्री बना के उनके दाग धुल रही है, उनके भ्रष्टाचार को धुल रही है। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं। खुद प्रधानमंत्री ने अशोक चौहान को कहा कि कारगिल के विधवाओं के फ्लैट के पैसे खाए। एक तरफ विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही हैं और वो एक स्वतंत्र एजेंसी है। साथ ही जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है और मोदी राज में भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने का सिलसिला जारी रहेगा। तो इन आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और उनके खिलाफ चल रही जांच समाप्त हो चुकी है? आइए आपको हम दिखाते हैं कौन कौन से चेहरे जिसको लेकर बार बार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर भी होता है, उनको लेकर सवाल भी उठाता है कि आखिर बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी जांच का क्या हुआ। देखिए, प्रताप सरनाईक नेता शिवसेना अब तो शिंदे गुट में है। एनएससीएल घोटाला नवंबर 2020 में छापेमार कार्रवाई हुई। क्लोजर रिपोर्ट सितंबर 2022 में इनके लिए स्वीकार कर ली गई। इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। अगला नाम देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी का एक बड़ा नाम अब, लेकिन पहले कांग्रेस में थे। अगस्त 2015 में कांग्रेस छोड़ दी थी। शारदा चिट फंड केस घोटाले का आरोप इन पर लगा था। नवंबर 2014 में रेड डाली गई, पूछताछ भी उसी दौरान हुई। जांच जारी है, लेकिन अब तक एक्शन किसी प्रकार का देखने को नहीं मिला। ये वो चेहरा है जो बहुत बड़ा चेहरा है और विपक्ष बार बार इनका एग्जाम्पल देता है। हसन मुशर्रफ मंत्री, महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री घोटाले में नाम आया। जुलाई 2023 में अजित गुट में ये शामिल हो गए। ईडी एक्शन, 3 बार छापेमार कार्रवाई हुई, जांच जारी, लेकिन एक्शन नहीं देखने को मिला। अभी तक जांच मात्र जारी है। भावना गवली, सांसद शिवसेना, देखिए ये शिंदे गुट में अब हालांकि शामिल हो चुकी है। मामला 72 करोड़ की धोखाधड़ी, सितंबर 2021 में सहायक अरेस्ट, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल अभी तक नहीं हुई है। आगे आपको दिखाते हैं एक और चेहरा, यामिनी जाधव, नेता शिवसेना, शिंदे गुट में। अब ये शिंदे गुट में है। मामला फेमा उल्लंघन का, मई 2020, पति पर भी केस दर्ज हुआ। जांच जारी है इस मामले में भी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ये लिस्ट यहीं पर नहीं थमती, बहुत लंबी फहरिस्त है। जरा इंतजार करके और बहुत धीरज के साथ देखिए। सीएम रमेश, नेता बीजेपी में शामिल हुए जून 2019 में। छोड़ी कौन सी पार्टी थी? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी छोड़ी थी। 100 करोड़ की धोखाधड़ी का इनके ऊपर केस था। अक्टूबर 2018 में छापेमार कार्रवाई तक हुई, लेकिन एक्शन उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए तो फिर एक्शन नहीं देखने को मिला। यही आरोप विपक्ष लगाता है और यही आरोप दरअसल तथ्य भी है। रविंदर सिंह, ये नेता बीजेपी के हैं। फेमा उल्लंघन का केस इन पर कांग्रेस इन्होंने छोड़ी थी। कब? 2021 में। जांच जारी है, एक्शन नहीं हुई। नवंबर 2020 में इनसे भी पूछताछ हुई थी। अगला नाम आपको दिखाते हैं, जांच में क्या निकला देखते जाइए। संजय सेठ, नेता बीजेपी, इनकम टैक्स से जुड़े केस में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। बीजेपी में शामिल हो गए। अगस्त 2019 में
एसपी इन्होंने छोड़ी थी समाजवादी पार्टी। आईटी एक्शन जून 2015 में हुआ, छापेमार कार्रवाई तक हुई, जांच जारी है इसमें भी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अगला नाम देखिए, शुभेंदु अधिकारी, एक और बड़ा नाम बंगाल से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। जांच स्टेटस जान लीजिए, क्योंकि बहुत पॉपुलर नारदा स्टिंग ऑपरेशन में इनका नाम सामने आया था। स्पीकर के फैसले का इंतजार है। जांच स्टेटस अभी फिलहाल यही कहता है। दिसंबर 2020 में टीएमसी इन्होंने छोड़ी थी, उसके बाद से बीजेपी में आप जानते हैं, और जबरदस्त रूप से टीएमसी के ऊपर ये हमलावर भी दिखते हैं। इसके बाद अगला नंबर देखिए, के गीता, नेता बीजेपी, लेकिन इन्होंने वाईएसआरसीपी छोड़ी थी। 42 करोड़ का बैंक फ्रॉड का इनके ऊपर केस, जून 2015 में चार्जशीट दायर हुई, 5 साल की सजा, अब जेल से बाहर है, बेल इनको मिल चुकी है। यह हुई के गीता। अगला नाम आपको दिखाते हैं, छगन भुजबल, एक बड़ा चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति से। एनसीपी के जून 2023 में अजित पवार गुट में ये शामिल हो गए। मामला 100 करोड़ का महाराष्ट्र सदन घोटाला, ईडी एक्शन जून 2016 में देखने को मिला, गिरफ्तार तक हुए। ईडी ने विदेश यात्रा से जुड़ी याचिका जो थी वही वापस ले ली। ये जांच स्टेटस। एक और जो कि बेनतीजा रही जांच, कृपाशंकर सिंह, नेता बीजेपी के, बीजेपी में कब शामिल हुए? 2021 में, कांग्रेस छोड़ी इन्होंने 2019 में। आय से अधिक संपत्ति का मामला, ईओडब्ल्यू का एक्शन हुआ, बेनतीजा ये जांच रही, इस पर भी कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया। ये वो तमाम बड़े नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष बार बार बीजेपी पर आरोप लगाता है। आगे देखिए, मैं बोलते थक जाऊंगी लेकिन ये लिस्ट समाप्त नहीं होती। दिगंबर कामत, नेता बीजेपी के, लुइस बोजो घोटाला मामले में इनका नाम सामने आया। इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी और बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए। अदालत में सुनवाई जारी है इस मामले की, अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ है। अशोक चव्हाण, एक बड़ा नाम, कद्दावर नाम, कांग्रेस का, अब तो बीजेपी के हैं। कांग्रेस इन्होंने फरवरी 2024 में ही छोड़ी थी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। आदर्श हाउसिंग घोटाले में, एक बड़ा घोटाला महाराष्ट्र का, उसमें नाम आया। कोर्ट में इस मामले की भी सुनवाई जारी है। ये वो तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिनको लेकर के विपक्ष हमला करता है। नवीन जिंदल, अब इसी फरवरी में इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी और फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। कोल ब्लॉक आवंटन मामला, एक बड़ा घोटाला जिसमें इनका नाम आया था। जांच स्टेटस देखिए, 2016-2022 आप देख रहे हैं, चार्जशीट 16 में दायर हुई, छापेमारी 22 तक चलती रही। ईडी की जांच जारी है, फिलहाल अभी भी जारी है। इस मामले में कोई एक्शन अब तक नहीं हो पाया है। और परसेंटेज के भी हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है विपक्षी नेताओं पर बहुत ज्यादा मोदी सरकार के एक्शंस, ईडी और ये जो तानाशाही का आरोप लगता है, दरअसल ये तथ्यों के साथ ही जाता है, अगेंस्ट नहीं। इसलिए